नमस्कार बच्चों। जैसा आप जानते हो, आजकल कोरोना वायरस महामारी की वजह से हमारे स्कूल बंद है, तो हम आपकी पढ़ाई में कोई कमी ना रह जाए, आपकी कक्षाओं को आपके घर तक लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो बच्चों, आज का पाठ हम शुरू करते हैं। तो बच्चों, आप देख सकते हो इस पिक्चर में आपको एक महाराजा दिख रहे हैं। आप इस महाराजा को देख सकते हो और आसपास इसके प्रजा दिख रही है आपको। महाराजा प्रजा पर राज करते हैं। क्या आप जानते हो, प्राचीन काल में व मध्य काल में कई राजा और सम्राट हुआ करते थे जो अपनी देश की प्रजा पर राज करते थे। क्या आपको पता है कि जो राजा और महाराजा होते थे, इनके पास बहुत सोना, बहुत सारे इनके प्रांत होते थे और इनकी बहुत सारी उपलब्धियां होती थी। तो जो बड़े होते थे, जिनके पास ज़्यादा सेना होती थी, जिनके पास ज़्यादा खजाना होता था, उन्हें हम महाराजा कहते हैं। और उनके अधीन छोटे छोटे कई सारे राजा आते थे। तो बच्चों, आज हम आपको इन्हीं राजाओं, महाराजाओं, सम्राटों और सुल्तानों के बारे में बताएंगे। तो आज का जो हमारा पाठ है वो है दिल्ली के सुल्तान। तो दिल्ली के जो सुल्तान थे, आज हम इनके बारे में आपको बताने वाले हैं। इन बातों की जानकारी कि किस राजा ने कहाँ शासन किया, कब तक शासन किया, उनकी जो समय अवधि थी और उनके अंतर्गत कितने प्रदेश आते थे, इन सब की जानकारी हमें इतिहास बताता है। तो इतिहास का जब हम अध्ययन करेंगे, हमें इन सब की जानकारी मिलेगी। तो आओ बच्चों, आज हम पढ़ते हैं कक्षा 7 का इतिहास का पाठ 3, दिल्ली के सुल्तान। बच्चों, इस अध्याय में मैं आपको दिल्ली के सुल्तान व उनकी सल्तनत के बारे में जानकारी दूंगी। इससे पहले हमने अध्याय 2 में पढ़ा था कि कावेरी डेल्टा क्षेत्र जैसे बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे, लेकिन अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं था कि जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो। इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना। आइए बच्चों, हम दिल्ली के शासकों के क्रम व विकास को देखें। इस पाठ को समझने के लिए तालिका 1 को समझना सबसे आवश्यक है। तालिका 1 पर नज़र डालिए। सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किसी साम्राज्य की राजधानी बनी। उसके बाद 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों, जिन्हें चहमान के नाम से भी जाना जाता था, ने परास्त किया। इन्हीं दो वंश, तोमर और चौहान के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने दिल्ली में अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ दहेली वाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे, जो काफ़ी प्रचलन में थे। तालिका 1 पर फिर से नज़र डालिए और उन 5 वंशों की पहचान कीजिए जिनसे मिलकर दिल्ली की सल्तनत बनी। जिस इलाके को हम दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। मानचित्र 1 को देखकर दहेली ए कुहना, सीरी और जहाँपना को ढूंढिए और पहचानिए। बच्चों, ध्यान से देखो, नहीं देखा तो अब दोबारा से आपको बताती हूँ। ये रहा दहेली ए कुहना, ये रहा सीरी और ये रहा जहाँपना। बच्चों, अब मैं आपको दिल्ली के शासकों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती हूँ। आरंभिक 12वीं शताब्दी से 1165 तक तोमर राजपूतों का राज रहा। उसमें अनंगपाल नाम के शासक सबसे महत्वपूर्ण थे, जिनका शासनकाल 1130 से 1145 तक रहा। उसके बाद बारी आती है चौहान राजपूतों की, जिनका शासन 1165 से 1192 तक रहा। इसमें भी जो सबसे प्रसिद्ध शासक थे वो थे पृथ्वीराज चौहान। इनका शासनकाल 1175 से 1192 तक रहा। अब दिल्ली में हिंदू शासकों के शासनकाल की समाप्ति हो गई। अब इसके बाद तुर्की शासकों का समय आरंभ हुआ। 1206 से 1290 तक तुर्की शासकों का शासन रहा। इसमें सबसे पहले नाम आता है कुतुबुद्दीन ऐबक का। इसका शासनकाल 1206 से 1210 तक रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने 1210 से 1236 तक शासन किया। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उनकी बेटी रज़िया को दिल्ली का सुल्तान बनाया गया। 1236 से 1240 तक रज़िया ने दिल्ली पर राज किया।
रज़िया के बाद गयासुद्दीन बलबन ने 1266 से 1287 तक दिल्ली पर अपना राज कायम रखा। इस तरह तुर्की शासकों का शासन दिल्ली में समाप्त हो गया। अब इसके बाद बारी आती है अगले वंश की, जिसका नाम था खलजी वंश। खलजी वंश की 1290 से 1320 तक राज रहा। दिल्ली के ऊपर इनका शासन काफ़ी लंबे समय तक स्थापित रहा। इस वंश के दो प्रमुख सुल्तान थे, जलालुद्दीन खलजी, जिसका शासन 1290 से 1296 तक, व दूसरे थे अलाउद्दीन खलजी, जिसका शासन 1296 से 1316 तक रहा। अब बारी आती है अगले वंश की, वो है तुगलक वंश। तुगलक वंश का शासन 1320 से 1414 तक रहा। इनका शासन 3 शासकों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रहा। पहला गयासुद्दीन तुगलक, जिनका शासन 1320 से 1324 तक रहा। दूसरे थे मोहम्मद तुगलक, इनका शासन 1324 से 1351 तक रहा। तीसरे थे फिरोज शाह तुगलक, जिनका शासन 1351 से 1388 तक रहा। तुगलक वंश के समाप्त होने के बाद सैयद वंश में अपना अधिकार दिल्ली पर मजबूती से कायम किया। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण शासक थे वे खिज्र खान, 14 से 14 और 14 से 21 तक वे सुल्तान रहे। सैयद वंश के कमज़ोर होते ही लोदी वंश के सुल्तानों ने दिल्ली पर अपना कब्ज़ा कर लिया। लोदी वंश 1451 से 1526 तक दिल्ली के ऊपर अपना साम्राज्य कायम रखा। इसमें जो सबसे प्रमुख थे वे थे बहलोल लोदी। 1451 से 1489 तक दिल्ली पर उनका प्रभुत्व रहा। बच्चों, इस तालिका 1 में आपको 3 चित्र भी दिख रहे हैं। पहला है इल्तुतमिश का मकबरा, दूसरा अलाई दरवाज़ा और तीसरा फिरोज शाह तुगलक का मकबरा। तो बच्चों, ये थे दिल्ली के शासक और सुल्तान जिन्होंने दिल्ली को राजधानी बनाया, इस शहर को आबाद किया और आज हमारे देश की राजधानी के नाम से दिल्ली की पहचान है। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी इसी दिल्ली में कार्य करते हुए पूरे भारतवर्ष पर अपना प्रभुत्व बनाए रखते हैं। अब इतना सब पढ़ने के बाद कुछ पुनरावृत्ति की जाए तो बच्चों, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, आप उनका सही उत्तर देने का प्रयत्न करें। तो पहला प्रश्न है, कौन से क्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे? तो आपके सामने 3 ऑप्शन है। पहला है बनारस, दूसरा है लखनऊ, तीसरा है कावेरी डेल्टा क्षेत्र। तो सही उत्तर है कावेरी डेल्टा क्षेत्र। अगला प्रश्न, दिल्ली महत्वपूर्ण शहर कब बना था? पहला ऑप्शन 12वीं शताब्दी, दूसरा 13वीं शताब्दी, तीसरा 11वीं शताब्दी। सही उत्तर है 12वीं शताब्दी। अगला प्रश्न, दिल्ली की स्थापना किसने की थी? रज़िया बेगम, राजा अनंगपाल, मोहम्मद तुगलक। सही उत्तर है राजा अनंगपाल। अगला प्रश्न, तोमरों को किसने हराया था? पहला खलजी ने, दूसरा तुर्कों ने या चौहानों ने? सही उत्तर है चौहानों ने। अगला प्रश्न, चौहान कहाँ शासन करते थे? पहला ऑप्शन आगरा, लखनऊ, अजमेर। तो सही उत्तर है अजमेर। अगला प्रश्न, दिल्ली किस शताब्दी में वाणिज्य का महत्वपूर्ण केंद्र बना? पहला ऑप्शन 11वीं, दूसरा 12वीं, तीसरा 13वीं। सही उत्तर है 12वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न, दिल्ली के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? पहला ऑप्शन समृद्धशाली व्यापारियों ने, दूसरा पुजारियों ने, तीसरा सुल्तानों ने। सही उत्तर है समृद्धशाली व्यापारियों ने। अगला प्रश्न देखें, दिल्ली में डैश कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे। इस खाली स्थान को आपने भरना है। तो पहला ऑप्शन है चांदी, दूसरा है सोना, तीसरा है देहलीवाल। सही उत्तर है देहलीवाल। अगला प्रश्न, दिल्ली किस रूप में बदल गई? पहला ऑप्शन गांव, दूसरा शहर, तीसरा राजधानी। सही उत्तर है राजधानी। अब अगला प्रश्न, चौहान राजाओं का शासन किस क्षेत्र में था?
पहला ऑप्शन आगरा पानीपत, दूसरा करनाल सोनीपत या तीसरा दिल्ली और अजमेर। सही उत्तर है दिल्ली और अजमेर। अगला प्रश्न, दिल्ली के सुल्तानों ने कौन कौन से नगर बसाए? जो सही है उस पर सही का निशान लगाएं और जो गलत है उस पर गलत का निशान लगाएं। पहला सीरी, अशोक विहार, पहाड़गंज। इसमें सही उत्तर है सीरी। दूसरा जहांपना, वसंत विहार, पालम विहार। इसमें सही उत्तर है जहांपना। तीसरा शहादरा, दहेलिए कुहना, कनॉट प्लेस। इसमें सही उत्तर है दहेलिए कुहना। अगला प्रश्न, 1165 से 1192 तक कौन सी शताब्दी थी? पहला ऑप्शन 13वीं, दूसरा 12वीं, तीसरा 11वीं। तो सही उत्तर है 12वीं। अगला प्रश्न, कितने वंशों को मिलाकर दिल्ली की सल्तनत बनी? पहला ऑप्शन 4, दूसरा 3, तीसरा 5। सही उत्तर है 5। अगला प्रश्न देखें, चौहानों ने किस शासक को हराया था? पहला ऑप्शन अनंगपाल, दूसरा फिरोज शाह, तीसरा खिज्र खान। सही उत्तर है अनंगपाल। अगला प्रश्न, 1206 से 1290 तक कौन से वंश ने दिल्ली पर शासन किया? ऑप्शन है तुर्क शासकों ने, खलजी वंश ने या तुगलक वंश ने। सही उत्तर है तुर्क शासक ने। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान भरो। पहला 1206 से 1210 तक खालिस्तान ने राज किया। सेकंड 1210 से 1236 तक खालिस्तान ने राज किया। तीसरा 1236 से 1240 तक खालिस्तान ने राज किया। चौथा 1266 से 1287 तक खालिस्तान ने राज किया। अब इनके सही उत्तर आप बताएंगे। तो पहला सही उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरे का सही उत्तर होगा शमसुद्दीन इल्तुतमिश। तीसरे का सही उत्तर है रज़िया और चौथे का सही उत्तर है गियासुद्दीन बलबन। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अब आपसे खलजी वंश के प्रश्न पूछती हूँ। तो 1290 से 1296 तक किस खलजी वंश के शासक ने शासन किया? पहला गयासुद्दीन तुगलक, दूसरा जलालुद्दीन खलजी, तीसरा अलाउद्दीन खलजी। तो सही उत्तर है जलालुद्दीन खलजी। अगला प्रश्न, खलजी वंश का शासन की समयावधि बताएं। पहला 1290 से 1320 या दूसरा 1206 से 1290 या तीसरा 1130 से 1145। सही उत्तर है 1290 से 1320। अगला प्रश्न देखते हैं, अलाउद्दीन खलजी ने कब से कब तक शासन किया? 1290 से 1296 या 1296 से 1316 या 1320 से 1324। सही उत्तर है 1296 से 1316। खलजी वंश के बाद अब बारी आती है तुगलक वंश के प्रश्नों की। तो बच्चों तैयार हो जाओ उत्तर देने के लिए। तो अगला प्रश्न है, तुगलक वंश का शासन का समयकाल क्या था? 1320 से 1414 या 1414 से 1451 या 1290 से 1320। सही उत्तर है 1320 से 1414। अगला प्रश्न, 1324 से 1351 तक किस तुगलक शासक ने शासन किया? पहला गयासुद्दीन तुगलक या दूसरा मोहम्मद तुगलक या तीसरा फिरोज शाह तुगलक। सही उत्तर है मोहम्मद तुगलक। अगला प्रश्न, अब आप मुझे बताओ कि अंतिम तुगलक शासक कौन था? पहला ऑप्शन गयासुद्दीन तुगलक, दूसरा फिरोज शाह तुगलक या तीसरा मोहम्मद तुगलक। सही उत्तर है फिरोज शाह तुगलक। बच्चों अब आपसे सैयद वंश व लोदी वंश से संबंधित प्रश्न पूछती हूँ। देखते हैं आप में से कितने विद्यार्थी सही उत्तर देते हैं। तो हम शुरू करते हैं। 1414 से 1421 तक किस शासक ने दिल्ली पर शासन किया? पहला खिज्र खान,
दूसरा बहलोल लोदी या तीसरा अलाउद्दीन खिलजी? सही उत्तर है खिज्र खान। अगला प्रश्न देखते हैं। 1451 से 1489 तक किसका शासन था दिल्ली में? पहला ऑप्शन बहलोल लोदी, दूसरा इब्राहिम लोदी या तीसरा खिज्र खान? सही उत्तर है बहलोल लोदी। बच्चों, लोदी वंश के आखिरी शासक थे इब्राहिम लोदी। 1526 में बाबर के साथ उनका युद्ध हुआ, जिसे हम पानीपत के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों, इन सभी सुल्तानों में से तुगलक वंश के सुल्तानों का सबसे लंबा कार्यकाल रहा। इन्होंने 94 वर्ष तक राज किया। आइए अब हम पाठ को आगे बढ़ाते हुए आपको दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई वह बताते हैं। हमारा अगला उपविषय है दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे। हालांकि अभिलेख, सिक्के और भवन निर्माण कला के माध्यम से काफ़ी सूचना मिलती है, मगर और भी महत्वपूर्ण वे इतिहास, तारीख व त्वारिख हैं जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। त्वारिख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, जो घटनाक्रमों का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। त्वारिख के लेखक लिखने के लिए पांडुलिपि का इस्तेमाल करते थे। पांडुलिपि को तैयार करने के 4 चरण बताए गए हैं और इसका चित्र भी आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है ताकि आप अच्छे से इस प्रक्रिया को समझें। तो पहला चरण देखें, कागज़ तैयार करना। आप चित्र को देखेंगे तो आपको एक व्यक्ति कागज़ तैयार करता हुआ दिखाई देगा। दूसरे चित्र में आपको व्यक्ति लिखने का कार्य करते हुए दिखाई दे रहा है। ये लेखक है जो फारसी भाषा में लिख रहा है। तीसरे चरण में आप तीसरे नंबर वाला चित्र देखें। इसमें महत्वपूर्ण शब्दों और अनुच्छेदों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए सोने को पिघलाया जा रहा है ताकि जब कोई शब्द व अनुच्छेद पर बल देना हो तो वह दूर से ही सुनहरे अक्षरों में दिखाई दे। अंतिम चरण चित्र 4 में देखें, उसमें एक व्यक्ति आपको जिल्द तैयार करता हुआ दिखाई दे रहा है जिसे पुस्तक का रूप दिया जाएगा। इस तरह से इतिहास की किताबें व पांडुलिपियाँ उस समय तैयार की जाती थी। चलो बच्चों, थोड़ी सी पुनरावृत्ति हो जाए तो शुरू करें बच्चों। जो उत्तर सही देगा वे अपने लिए ज़रूर ताली बजाएं। तो पहला प्रश्न, दिल्ली के सुल्तानों के समय में कौन सी भाषा प्रशासन द्वारा प्रयोग में लाई जाती थी? पहला अरबी, दूसरी फारसी या तीसरी उर्दू? तो इसमें से सही उत्तर है फारसी। अगला प्रश्न, अक्षरों को उभारने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता था? तो पहला है आपके सामने चांदी या सोना या तांबा? सही उत्तर है सोना। अगला प्रश्न, अभिलेख, सिक्के व भवन निर्माण कला के माध्यम से हमें किस बात की सूचना मिलती है बच्चों? इतिहास की, लोगों की बातों की या भूगोल की? सही उत्तर है इतिहास की। बच्चों, अब मैं आपको न्याय चक्र के बारे में बताती हूँ। न्याय चक्र राजा और प्रजा के बीच के संबंधों को समझाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके लिए मैं आपको 13वीं सदी के इतिहासकार फ़ख-ए-मुदब्बिर के शब्दों के द्वारा समझाने का प्रयत्न करूंगी। उन्होंने कहा था कि राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता, सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते, वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हो। ऐसा तब हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। आओ बच्चों, अब मैं फिर से आपके ज्ञान की परीक्षा लूँगी। अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं फिर से आपसे प्रश्न पूछने वाली हूँ। तो चलो सब तैयार हो जाओ। तो रिक्त स्थान भरो। पहला, राजा का काम खालिस्तान के बिना नहीं चल सकता। दूसरा, सैनिकों का वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए खालिस्तान से।
तीसरा, किसान राजस्व तभी चुका सकेगा जब वे खालिस्तान और प्रसन्न हो। चौथा, राजा खालिस्तान और खालिस्तान प्रशासन को बढ़ावा दे। तो सही उत्तर भरेंगे हम। तो पहले का उत्तर क्या होगा? सैनिकों। दूसरे का राजस्व। तीसरा खुशहाल। चौथा न्याय और ईमानदार। तो वेरी गुड बच्चों, आप सब अपने लिए तालियां बजाएं और अपना प्रोत्साहन बढ़ाएं ताकि आप सारे प्रश्नों का उत्तर अगली कक्षा में और भी बढ़ चढ़ कर दें। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और महत्वपूर्ण बातें आपके साथ साझा करते हैं। ये बातें ध्यान में रखें। पहली बात, त्वारिख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे। गांव में शायद ही कभी रहते हो। वे इतिहास सुल्तानों के ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। तीसरा, ये लेखक शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। बच्चों, अब मैं आपको जन्मसिद्ध अधिकार के बारे में बताती हूँ। ये वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति को जन्म के साथ ही कुलीन व्यक्ति के परिवार में जन्म लेने के कारण विरासत में मिलते हैं। लिंग भेद भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जब आम तौर पर यह तर्क दिया जाता है कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ है, तो ये विचार ही लिंग भेद कहलाता है। इसके बारे में सबसे अच्छा उदाहरण हमारे पाठ का वह भाग है जब सन 1236 में इल्तुतमिश की बेटी रज़िया सिंहासन पर बैठी। उस युग के इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज ने स्वीकार किया था कि रज़िया सभी भाइयों से अधिक योग्य व सक्षम थी, लेकिन फिर भी उस युग के लोग उसे एक रानी के रूप में स्वीकार नहीं कर पाए। दरबारी भी रज़िया के शासन से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में रज़िया को सिंहासन से हटा दिया गया। रज़िया ने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया था कि वे सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज था। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी के व्यवहार से रज़िया का व्यवहार विपरीत था। रुद्रमा देवी अपना नाम अभिलेखों पर पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा करती थी। एक और कश्मीर की रानी दीदा, उनका नाम दीदी से निकला है। जाहिर है प्रजा ने अपनी प्रिय रानी के लिए स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। तो आप इन उदाहरणों से समझ सकते हैं कि दिल्ली के सुल्तान में रज़िया सक्षम होकर भी लिंग भेद के कारण सिंहासन से हटा दी गई। वही काकतीय वंश की रानी रुद्रमा देवी व कश्मीर की रानी दीदा को जनता से बहुत प्यार व स्नेह प्राप्त था। अब हम कुछ अपने प्रश्न उत्तरों का आदान प्रदान करें। तो बच्चों, फिर से तैयार हो जाइए छोटी सी परीक्षा के लिए। पहला प्रश्न, रज़िया किसकी बेटी थी? पहला ऑप्शन बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश। सही उत्तर है इल्तुतमिश की बेटी। अगला प्रश्न, रज़िया को कब सिंहासन से हटाया गया? 1240, 1241 या 1242? सही उत्तर है 1240। अगला प्रश्न, किस इतिहासकार ने स्वीकार किया था कि रज़िया अपने भाइयों से अधिक सक्षम है? पहला ऑप्शन मिन्हाज-ए-सिराज, दूसरा इब्न बतूता। सही उत्तर है मिन्हाज-ए-सिराज। अगला प्रश्न, काकतीय वंश का शासन कहाँ था? सही उत्तर है आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में। अगला प्रश्न, काकतीय वंश की रानी का क्या नाम था? सही उत्तर है रुद्रमा देवी। अगला प्रश्न, रानी दीदा कहाँ की शासिका थी? सही उत्तर है कश्मीर की। आओ अब कुछ मिलान करें। तो एक तरफ आपको नाम दिख रहे होंगे, दूसरी तरफ आपको वंश और स्थान दिख रहे होंगे। तो पहला नाम है रज़िया, दूसरा नाम है रुद्रमा देवी और तीसरा नाम है दीदा। और वंश और स्थान में पहला है काकतीय, दूसरा है तुर्की, तीसरा है कश्मीर। अब बच्चों, मिलान करके आप मुझे ये बताओ कि रज़िया का मिलान किससे होगा? सही उत्तर है तुर्की। रुद्रमा देवी का मिलान किससे करेंगे हम? सही उत्तर है काकतीय। दीदा का मिलान कश्मीर
बहुत सही कहा बच्चों, सबके लिए शाबाश। बच्चों, तो आप पाठ के इस भाग से अच्छे से समझ गए होंगे कि लिंग भेद क्या होता है। सुल्तानों के राज में स्त्रियों को बराबर के अधिकार नहीं थे। उस समय के दौर में दिल्ली सल्तनत के दरबारियों के सोचने का तरीका कश्मीर व आंध्र प्रदेश के लोगों से विपरीत था। अब हमारा अगला भाग है दिल्ली सल्तनत का विस्तार, गैरसन शहर से साम्राज्य तक। बच्चों, आओ हम मानचित्र 2 देखें। इस मानचित्र में इल्तुतमिश द्वारा जीते गए प्रमुख शहर दिखाए गए हैं। आओ इन्हें ध्यान से देखें। परीक्षा में आपके लिए ये लाभकारी रहेंगे। मानचित्र को ध्यानपूर्वक देखना। सबसे पहले काजकोट, मुल्तान, नंदाना, उच्च, लाहौर, तबरहिंद, सरसुती, हांसी, अजमेर, रणथंभौर, ग्वालियर, अवध, बनारस, लखनौती, बदायूं, सुनाम, सांभा मानक, मंदसौर, कोल, देवल, कुहराम, दिल्ली, बरवाला, वारन, ये सभी क्षेत्र आपको मानचित्र पर दिख रहे हैं। तो आपको सभी शहर का अच्छे से ज्ञान हो गया होगा। जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा गैरसन शहर, तो ये गैरसन शहर वे किलेबंद बसाव होते हैं जहाँ सैनिक रहते हैं। और भीतरी प्रदेश क्या, हम ये भी पहले जान लेते हैं। किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करे, वे भीतरी प्रदेश कहलाते हैं। 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरसिनों से बाहर शायद ही कभी फैला हो। उनका नियंत्रण केवल शहरी क्षेत्रों व किलेबंद के अंदर ही सीमित था। भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण ना के बराबर था। उन्हें अपनी आवश्यक सामग्री के लिए व्यापार, कर या लूट मार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। दिल्ली से दूर बंगाल और सिंध के गैरसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। इनके आपस में संपर्क सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे, जिसकी वजह थी बगावत, युद्ध या खराब मौसम। दिल्ली सल्तनत को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों से चुनौती मिलती रहती थी और उनके सूबेदार भी उनकी जरा सी कमजोरी का आभास होते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। इन नगरों का संस्थापन बलबन के शासनकाल में हुआ और विस्तार अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के राजकाल में हुआ। सल्तनत के भीतरी सीमाओं में जो अभियान चलाए गए, उनका लक्ष्य भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना था। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना दोआब से जंगल को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्रहकों का व चरवाहों को उनके स्थान से खदेड़ दिया गया। वे जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। व्यापार मार्ग की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति के खातिर नए किले, गैरसन शहर और शहर बनाए गए और बसाए गए। दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। मानचित्र 3 को हम देखेंगे। ये वे क्षेत्र है जहां अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में सैनिक अभियान शुरू हुए और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा तक पहुँचे। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातुएं अपने कब्जे में ले ली। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमज़ोर थी, मगर 150 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। इसने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया और शहरों पर कब्जा किया। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूल करते थे। लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर इनका नियंत्रण किस सीमा तक और कितना प्रभावी था? बच्चों, आप मानचित्र 3 को ध्यान से देखो तो आपको इसमें तीर जैसे चिन्ह दिखाई देंगे, जो कि सैनिक अभियानों की दिशा व गति को दर्शाते हैं कि दिल्ली से किस तरह इन अभियानों का विस्तार दक्षिण की तरफ हो रहा था। दिल्ली से 1299 में पहला अभियान दिल्ली सल्तनत के शासकों ने गुजरात की तरफ किया।
आप मानचित्र में सोमनाथ भी देख सकते हैं। फिर दूसरा अभियान 1303 में चित्तौड़ की तरफ किया गया और 1301 में रणथंभौर की ओर। ये दोनों क्षेत्र राजस्थान में आते हैं। उसी समय के आसपास 1305 में मध्य प्रदेश के मांडू में भी सैनिक अभियान किए गए। 1302 से 1303 में इनकी सेनाएं वारंगल काकतीय वंश में पहुंच गई। मांडू का जो अभियान हुआ वे आगे होते हुए देवगिरी पहुंचा। वहां से वे दो हिस्सों में बट गया, एक वारंगल की तरफ मुड़ गया, दूसरा होयसल की तरफ। 1311 में आगे बढ़ते हुए ये अभियान तंजावुर व मदुरै पहुंचा। इस तरह इनका दक्षिण भारत का सैनिक अभियान चला व दक्षिण भारत पर कब्जा व नियंत्रण करने की पूरी कोशिश की, पर यह नियंत्रण किस सीमा तक और कितना प्रभावी था ये ज़्यादा नहीं पता। तो बच्चों, मानचित्र को ध्यान से समझते हुए याद रखना। तो फिर से हम अपना प्रश्न उत्तर का सिलसिला शुरू करते हैं। तो तैयार हैं आप सब? तो ये रहा आपका पहला प्रश्न, रिक्त स्थान भरो। ऊपर आपको कुछ विकल्प दिए जा रहे हैं, जैसे भीतरी प्रदेश, गैरिसन, व्यापार, कर, लूटमार, किसानों, कृषि, पर्यावास। अब मैं आपके सामने कुछ रिक्त स्थान लिखने वाली हूँ और आप उनमें सही उत्तर भरेंगे। पहला, रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों को रिक्त स्थान कहते थे। दूसरा, आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का दूर रिक्त स्थान पर उनका नियंत्रण ना के बराबर था। तीसरा, आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए रिक्त स्थान या रिक्त स्थान पर ही निर्भर रहना पड़ता था। चौथा, चरवाहों को उनके रिक्त स्थान से खदेड़ दिया गया। पांचवा, वह जमीन रिक्त स्थान को दे दी गई और रिक्त स्थान कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। अब हम सही उत्तर बताते हैं। पहला उत्तर गैरिसन, दूसरा भीतरी प्रदेश, तीसरा व्यापार, कर, लूटमार, चौथा पर्यावास, पांचवा किसानों और कृषि। अब अगला प्रश्न, सही या गलत चुनकर सही और गलत का चिन्ह लगाएं। पहला, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए। बताओ बच्चों, सही या गलत? सही। दूसरा, गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ नहीं किया गया। बताओ बच्चों, सही उत्तर है इसका गलत। तीसरा, व्यापार मार्गों की सुरक्षा के लिए और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति के लिए नए किले, गैरिसन शहर बसाए गए। इसका उत्तर है सही। चौथा, किसानों को जमीन नहीं दी गई। इसका सही उत्तर है गलत। और अंतिम पांचवा, शिकारी संग्रहकों तथा चरवाहों को उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया। इसका सही उत्तर है सही। इस अध्याय के पहले भाग को हम यहीं पर विराम लगाते हुए आपसे अलविदा लेते हैं बच्चों, और आशा करते हैं कि आपको हमारी बनाई हुई वीडियो पसंद आई होगी। तो बच्चों, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खूब पढ़ें, आगे बढ़ें। धन्यवाद।